अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू डिस्क्लोजर द अनटोल्ड स्टोरीज। मेरा नाम आयशा नवाज चौधरी है और मेरे साथ मौजूद हैं तौसीफ़ अहमद खान साहब। जी तौसीफ़, कैसे हैं आप? खैरियत शुक्र से? अल्लाह का। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। तौसीफ़, क्या हो रहा है आज के पॉलिटिकल लैंडस्केप में? बाय इलेक्शन 33 हलकों में बाय इलेक्शन अनाउंस कर दिए हैं। क्या हम लोगों के यहाँ जनरल इलेक्शन केपीके और पंजाब के अंदर कब होने जा रहे हैं? क्या ख्याल है आपका? आपने कई सारे सवाल इकट्ठे कर दिए हैं। इनफैक्ट जो 33 सीट्स हैं वो डिफरेंट बॉल गेम है, और पंजाब और केपी के जो इलेक्शंस हैं वो इनफैक्ट जनरल इलेक्शंस हैं। ये बिल्कुल। अगले 5 साल के लिए जो है वो होने जा रहे हैं कि ये असम्बलियाँ बनेंगी। एक्चुअली लोगों को इसका डिफरेंस भी समझने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हैं कि ये 5 साल के लिए है या सिर्फ़ जब तक अक्टूबर में जी हाँ। जनरल इलेक्शन के टाइम नहीं आता बाकी असेंबलियों का, कि या तब तक है। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न है। ये बिल्कुल कंफ्यूजन है, लेकिन लोगों को ये क्लैरिटी से पता होना चाहिए कि ये जो असेंबलीज के इलेक्शन हैं केपी के और पंजाब, ये 5 साल के लिए होने जा रहे हैं। ये ज़िमनी इलेक्शंस नहीं है, ये 5 साल के लिए हैं। क्योंकि आइन में लिखा नहीं हुआ कि पंजाब असेंबली या केपी सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन जो है वो नेशनल असेंबली के ही साथ होंगे। वो आप किसी भी वक्त अगर डिज़ोल्व कर दे चीफ मिनिस्टर, तो वो फिर अगले 5 साल के लिए होंगे। बिल्कुल ये ठीक है। इतना सिंपल सा मामला है। सो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ़ 2023 के इलेक्शन में गड़बड़ नहीं होगी, ये अगले 2028 में भी जब 5 साल का टेन्योर खत्म होगा तो उस वक़्त भी इलेक्शंस अलग-अलग ही होंगे। जी, क्योंकि बिल्कुल। जब-जब टर्म कंप्लीट होगा तब-तब इलेक्शन होंगे। तब इलेक्शन होंगे। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि चले हम 33 सीट्स पे तो बाद में बात करते हैं। ये इलेक्शन होने भी जा रहे हैं अप्रैल में या नहीं, ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है जो इस वक्त अंडर डिस्कशन है मुख्तलिफ हलकों में। आज ही मैंने सुना है कि जो मरदमशुमारी की जो डेट है वो मार्च में कंप्लीट होने जा रही थी मरदमशुमारी, लेकिन वो उसको 1 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। अच्छा। वो अप्रैल तक कर ली गई है। ठीक है, बिल्कुल ऐसी बात अच्छा, मरदमशुमारी की। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है, माफ कीजिएगा, कि जो इलेक्शन है वो आपकी मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन नए सिरे से हल्का बंदियां करेगा और उसके ऊपर इलेक्शन होंगे। ओके। तो उसके बाद मेरा ये ख्याल है कि भी ये भी हो सकता है कि इलेक्शंस जो हैं वो ये गवर्नमेंट जो है, ये इलेक्शन कमीशन कोर्ट की तरफ जाए कि ये आइनी बाइंडिंग है कि हम मरदमशुमारी के बाद और हल्का बंदियों के बाद, उसके बाद हल्का बंदियों के बाद हम इलेक्शन करवा सकते हैं, उसके बगैर नहीं। तो उस पे फिर ये क्या पोजीशन होगी, क्या ये निगरान गवर्नमेंट प्रोलॉन्ग करेगी 7 महीने? तो इस पे मेरा ख्याल है ये कोर्ट्स में जा सकते हैं और शायद फिर इलेक्शन इकट्ठे ही हों। तो जो हल्का बंदियाँ पिछले साल हुई थी, हल्का बंदियाँ पिछले साल भी हो हाँ रही जी, थी, हाँ जिनके जी। ऊपर ऑब्जेक्शंस भी फिर हुए थे और लोगों ने बहुत सारे लोगों ने अपनी मर्ज़ी के हल्के बनवाए थे। तोड़-फोड़ काफ़ी सारी हुई थी। क्या वो हल्का बंदियाँ इर्रेलेवेंट हो जाएँगी या वो फिर कोर्ट में ये इररिलेवेंट। फिर या फिर कोर्ट में ये जाएँगे कि पीटीआई ये लेके जा सकती है कि जी पुरानी मरदमशुमारी के मुताबिक ही करवाया जाए, जो पुरानी इलेक्टोरल वोटर लिस्ट है उन्हीं के मुताबिक करवाया जाए और उन उन जो पिछली हल्का बंदियाँ हुई हैं उन्हीं के मुताबिक कराया जाए, क्योंकि ये यही इशू है। पीटीआई तो कुछ भी कहीं भी जा सकती है। इशू ये है कि इलेक्शन कमीशन पे ये भी आईनी बाइंडिंग है कि वो मरदमशुमारी नई करवा के नई हल्का बंदियों के बाद वो इलेक्शन करवाएंगे। मरदमशुमारी आपकी आईनी ज़रूरत है, उसके बाद इलेक्शन होंगे। जब तक आप अपने वोट्स और अपनी पॉपुलेशन नहीं गिनेंगे, तो आप कैसे असेस कर सकते हैं कि आपकी कितनी सीट्स होंगी, कितने लोग वोट करने जा रहे हैं? तो ये एक इशू आ रहा है सुनने में कि इसमें नहीं, तो फिर अप्रैल में करवाना लाजिम है उस पे इलेक्शन कमीशन 90 डेज़ के पे, अंदर 90 डेज पे, जो बनता है वो 15-16 अप्रैल मेरे ख्याल पंद्रह में सोलह लास्ट डेट अप्रैल आखिरी टाइम बनता है जब तक वो तो वो एक्सटेंड कर आज सकें। 1 महीना एक्सटेंड हो गया मरदमशुमारी का। अगर मरदमशुमारी मार्च में ख़त्म हो रही होती, जो टेक्निकल बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा, तो पहले की तरह अगर मार्च में ही ख़त्म होने जा रही होती और हल्का बंदियाँ मार्च में फाइनल होती, तो फिर पंजाब और केपीके की असम्बलियाँ जो हैं उनके इलेक्शन अप्रैल में करवाना लाजमी हो जाता है। अब इसके लिए मेरा ख्याल है
जो गाइडलाइन के लिए इन्हें आला अदलिया की तरफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना पड़ेगा, और वो उसमें से कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए अगर नया कॉन्स्टिट्यूशन ना लिखा गया तो इसमें से जी, हमारी बात अदालतों में अब फैसले तकरीबन आइन को नए सिरे से लिखने के मुतरादिफ भी हो रहे जी हैं। हाँ, ये एमपीएस के जो वोटिंग वाला इशू था, हमजा शहबाज वाला, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को मेरी नज़र में रीराइट किया गया, और एक्चुअली जो पॉलिटिशियन उसको मानते 63A पे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आरिफ अलवी साहब ने भेजा था, जी हाँ, जी हाँ, उसके जवाब में जो ओपिनियन आया, हाँ जी, वो ओपिनियन तकरीबन रीराइटिंग के मुतरादिफ है। तकरीबन क्या, तकरीबन एक्चुअली रीराइटिंग है। इसीलिए तो उसका तफसीली फैसला आ गया है कि नहीं, तफसीली फैसला जी इवेंचुअली आ गया, जो कि और कंफ्यूजिंग है, और मेरे ख्याल में हमें उसके ऊपर एक प्रोग्राम करने की जरूरत है, जिसके अंदर हम 63A के प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन है, जिसने और हमें कंफ्यूज कर दिया है। और अगर देखा जाए तो एक्चुअली हमजा शहबाज के और परवेज इलाही, हमजा शहबाज वर्सेस परवेज इलाही केस जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वो उस ओपिनियन के तनाजुर के अंदर जो और कंफ्यूजन है, एक्चुअली इसके ऊपर अपनी जगह एक कंप्लीट प्रोग्राम बनता है, जो कि हमें फिर किसी वक्त करना पड़ेगा। पार्लियामेंट अपने आप को असर्ट करे या ना करे, लेकिन हम प्रोग्राम जरूर करेंगे इस पे, क्योंकि मेरा ये ख्याल था कि भी अगर इतना कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल दूसरी साइड पे चला गया फैसला, तो पार्लियामेंट को अपना आप असर्ट करना चाहिए था, और उन्हें बताना चाहिए था कि जी सॉरी, ये फैसला जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, ये आप आइन से बाहर जा रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी आइन से बाहर नहीं जा सकती, सिर्फ तशरीह कर सकती है, नया आइन नहीं बना सकती। और तशरीह अगर ऐसी हो कि कंफ्यूजन इतनी क्रिएट हो जाए कि नया आर्टिकल आ जाए, तो कंफ्यूजन, मैं कहता हूँ इस फैसले को समझने में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं बड़े सीधी बात कर रहा हूँ कि ये रीराइटिंग है बेसिकली। बिल्कुल ठीक। इसका एक्चुअली जो बात आप करना चाह रहे हैं, वो उस फैसले के डिसेंडिंग नोट में दो जजेस ने एक्चुअली लिख दी है। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपनी जो लिमिट है उसको डिफाइन कर दिया है। अच्छा, अब अगर हम वापस आ जाए जो बाय इलेक्शन के ऊपर हम बात कर रहे थे, जनरल इलेक्शन के ऊपर तो अभी हमें फैसला समझ नहीं आ रही है, और ये देखते हैं अगले कुछ दिनों के अंदर कि क्या अनाउंस होता है। बट इलेक्शन कमीशन ने 33 नेशनल असेंबली के हलकों में अक्रॉस पाकिस्तान अनाउंस कर दिया है इलेक्शन, जिसके अंदर कराची भी है, तो कोयटा भी है, और पंजाब भी है, पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, फेडरल भी है, और केपीके भी है। इसके मुतालिक आपका क्या ख्याल है, और ओवरऑल आपको क्या लगता है कि जो हमारी 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज, मेन प्लेयर्स अगर हम उनको देख लेते हैं, और ऑब्वियसली बाकियों के भी अपने अब तो MQM, काफली, JUIF की भी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा हो गई है कि हमें उसके ऊपर भी बात करने की शायद ज़रूरत है। बट आप कैसे देखते हैं कि ये इन बाय इलेक्शंस का इम्पैक्ट जनरल इलेक्शंस के ऊपर किस किस्म का आएगा, और इन लोगों का तीनों पार्टीज का अपनी अपनी जगह पे क्या एंगलिंग होगी इसमें पॉलिटिकल कैंपेन पे जाते हैं? देखें, ये अब जब हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं ना, पहले हमने 33 सीट्स और केपीके और पंजाब असेंबली की जो इलेक्शन है वो उनको सेपरेट किया। बिल्कुल। जो मईशत की इस दफ़ा जब हम इनको देखेंगे, अगर टाइमली केपीके और पंजाब असेंबली के इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो इस दफ़ा फिर जब हम इनको असेस करेंगे तो उसमें फिर हम केपीके और पंजाब असेंबली के इलेक्शन सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये तकरीबन मोर और लेस एक ही टाइम में हो रहे हैं। एक ही टाइम। इनकी डेट 16 मार्च आ गई है। 16 मार्च या अप्रैल, मतलब, और उसके लिए मर्दमशुमारी अभी हो रही है। हाँ जी, इसमें ये तो पुरानी हल्का बंदी और पुराने वोटर लिस्ट पे होगा। 33 सीटों में एक इंटरेस्टिंग बात, मैं पहले वो डिस्कस कर लूं, बाकी फिर इन पार्टीज की जो सिचुएशन है वो मैं बाद में बात करता हूं। इस दफा इन तमाम सीटों पे जिन पे पीटीआई ने रिजाइन किया और नए इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप ये मत सोचिएगा कि इस पे अब की बार वो पहले की तरह इमरान खान जो है वो सुल्तान अली बन के हर सीट से इलेक्शन लड़े। अनाउंस तो उन्होंने यही किया था, अनाउंस किया था, और इमरान खान अनाउंसमेंट से वापस जाने की उनको बड़ी आदत है, और मेरे ख्याल में ये इसमें भी वापस जाना चाहिए। अच्छा, ठीक है। वो जितना अपना नुकसान कर चुके हैं वो शायद अब वो सोचते भी होंगे, यकीनन सोचते होंगे, क्योंकि उसके बाद जो वो टर्मोइल पैदा करना चाहते थे ना, जितना वो शोरगुल पैदा करना चाहते थे, मुल्क में पता नहीं क्या हो जाएगा,
वो पंजाब और केपी के असेंबलीज तोड़ के वो मकसद वो हासिल नहीं कर सके। अब वो दूसरी तरफ जाएंगे। उसका सबूत ये है कि उन्होंने दोनों असेंबलीज तोड़ के उन्हें एहसास हो गया कि ये क्या कर लिया, ये दोनों तोड़ के अब हम नेशनल में वापस चलते अब हैं। हम नेशनल में वापस जाते हैं। और वो नेशनल में वापस गए और स्पीकर कौमी असेंबली ने कहा जी सॉरी इट्स टू लेट, और उन्हें घर भेज दिए। अब उनके जाने का मकसद क्या है? जाने का मकसद उनका ये था कि हम राजा रियाज को एज अपोजिशन लीडर उनको डीसीट करवाएं, और जो अक्सरियती पार्टी है यानी कि पीटीआई वो दोबारा से अपनी अपोजिशन लीडर की सीट पे वापस आए, ताकि मुशावरत से इंटरम सेटअप स्टेक्स पैदा होंगे ना। इंटरम सेटअप जो है वो उसमें उनके स्टेक्स हैं। लेकिन तो सिर्फ अगर मैं इसको पंजाब के हवाले से देखूं तो पंजाब में एक इंटरम सेटअप आया है जिसमें वो एक्चुअली गवर्नमेंट में थे और उस इंटरम सेटअप के खिलाफ जो जिसमें ये हम ऑपोजिशन और ये लोग आपस में नहीं किसी सेटलमेंट पे आ सके, अब जो है पीटीआई इस वक्त कोर्ट में गई हुई है अगेंस्ट दैट इंटरम सेटअप जो आया है। तो अगर ये स्टेक होल्डर्स हो भी गए, अगर ये गुफ्तगू का हिस्सा हो भी गए, तो क्या उसका नतीजा क्या निकलेगा? बिकॉज ये तो किसी बात पे राजी नहीं होने को तैयार है। देखिए, मैं डेविल्स एडवोकेट के तौर पे आपसे बात करता हूँ। यहाँ पर पंजाब में आप मुत्तफिक नहीं हुए, लेकिन आपने अपने नाम दिए, दूसरी अपोजिशन ने भी नाम दिए और पीटीआई ने एज गवर्नमेंट भी नाम दिए। फिर वो जो नाम है मुत्तफिक नहीं हुए तो इलेक्शन कमीशन के पास वो नाम गए। सो देयर वाज अ चांस कि इलेक्शन कमीशन इनमें से कोई भी ले लेगा। एटलीस्ट आपने अपने नाम पुट तो किए ना। एग्जैक्टली। नेशनल असेंबली में अगर सीन ये रहता है कि इमरान खान साहब ये इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर राजा रियाज और शहबाज शरीफ मुत्तफिक हो जाएंगे किसी नाम पे। ये वो काम है जो पीटीआई अब डाइजेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ऑलरेडी डैमेज बहुत हो चुका है। तो फिर इलेक्शन कमीशन में नाम जाएगा ही नहीं। उन्हें ये इम्कान है कि ये नाम यहीं पर मुत्तफिक हो जाएगा और वो नाम आ जाएगा, और फिर उनके पास एक और भी और पीटीआई की राजा रियाज से सुलह होने की कोई अंदेशा नहीं है। नहीं जी, राजा रियाज बहुत गुस्से में क्योंकि एक दिन मैंने ये भी बयान पढ़ा कहीं कि राजा रियाज के साथ मिलके नहीं तो कर लेंगे। हाँ जी। तो वो राजा रियाज देखें जी, अब बहुत बड़े अगर कौमी असेंबली के अपोजिशन लीडर हैं, अब वो कुछ छोटी सी चीज सिर्फ एमएनए नहीं है, तो उनके स्टेक्स बड़े हाई हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो पीटीआई को अब जो है वो ज्यादा मुंह लगाएंगे। तो इसलिए अब मेरा ख्याल है कि जो सीनियर एलिमेंट है पीटीआई का, वो ये चाहता है कि देखें आप रिंग से बाहर ना हो। अब आपने खुद को रिंग से बाहर किया है, आपने क्या हासिल किया पंजाब असेंबली का? वैसे एक और भी एंगल है तो सिर्फ आज तक खान साहब जब भी एमएनए बने हैं, असेंबली में आए हैं, तो वो टर्म पूरा करके नहीं गए। हाँ, वो बिकॉज आई मीन वो टर्म ना उन्होंने कभी अपना भी नहीं किया। जो पहले भी वो एमएलए रहे, जो उस्ताद तबा है ना, वो ऐसी है। वो बज़ाहिर बड़े जमहूर पसंद है, लेकिन वो है नहीं। और आपको पता है कि उनके हुकूमत के दौरान सदारती इलेक्शन पे भी, सदारत वाले निज़ाम पे भी एक प्रोपेगेंडा, ट्विटर ट्रेंड, और वो एक्चुअली बिलीव करते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो उसमें उनके सहूलतकार भी शामिल थे कि वो एक नए सिरे से कोई नया काम करें। तो वो इनफैक्ट वो चाहते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं, और इस वजह से वो इस डायलेमा का शिकार होते हैं, और उस चक्कर में फिर वो ठोकर मार के वो चीज तोड़ देते हैं, एक खिलंडरे बच्चे की तरह। उनका इशू सिर्फ ये है। अच्छा, एक अब ये इंटरम सेटअप के ऊपर जब इत्तेफाक नहीं हो सका पंजाब के अंदर, और एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट में गए, पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में गई, एट द सेम टाइम फवाद चौधरी साहब ने ऑन टेलीविजन टॉकिंग टू मीडिया, लाइव टेलीविजन के ऊपर उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर साहब को धमकी दी, उनको और उनके खानदान को धमकी, सारे मेंबर्स को, तमाम मेंबरान को भी दी, और बेसिकली उनको थ्रेट किया, जिसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन वालों ने एक एप्लीकेशन दी, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उस फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। अब वो मुझे समझना ये मैं चाहती हूँ कि ये जो क्या इस तरह से अगर हम मुत्तफिक नहीं हो पाए हैं तो मैं ना मानूं पे हम कोर्ट जाना तो मुझे समझ में आता है, ये धमकियां देना कहाँ तक जायज़ है, और क्या इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन का रिएक्शन जायज़ था?
देखिए, मैं शुरू करता हूँ पीपल्स पार्टी का 2008 से 13 का जो गवर्नमेंट का टाइम है। अगर हम जैसे पीटीआई प्रोपेगेट कर रही है कि ये मैं पॉलिटिकल तो विक्टिमाइजेशन हो रही है। मैं तो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की ये समझती हूँ कि 2008 से अब तक एक कॉन्टिन्यूस डेमोक्रेसी है, तो हाँ जी, जो ग्रोथ है डेमोक्रेसी की वो इस टाइम में अब इस तक हो टाइम रही है। तो उस वक्त पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का हमने कोई एक केस भी नहीं सुना। 2008 से 13 तक कोई नहीं सुना। कोई उसमें कोई कैदी नहीं था, सियासी कैदी नहीं था, या किसी सियासतदान को जेल में नहीं रखा गया। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। उसके बाद भी सिचुएशन मोर और लेस नवाज शरीफ के दौर में भी काफी बेहतर रही। पीटीआई के अपने दौर में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का वर्स्ट केसेस सामने आए। ठीक है, उसमें जो स्टेक होल्डर्स जो इमरान खान के साथ जो उसे लाने वाले सहूलतकार थे, उनके मफादात थे, इस वजह से इमरान खान के मफादात वो मुश्तरक हो गए। लेकिन क्या राना सनाउल्लाह पे 15 किलो हेरोइन डालने पे किसी को शर्मिंदगी है? 10 किलो या 15 किलो जी। डेथ 10 और 15 पेनल्टी 10 किलो पे हो जाती है, इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि उससे ज्यादा की जरूरत 1 है। किलो से बाद में हो जाती है जी। तो यानी कि पूरा बंदोबस्त शाहिद खाकान अब्बासी के साथ जो हुआ, मिफ्ता इस्माइल के साथ जो हुआ, तो ये अब प्रोपेगेंडा करना और बात है, और फिर एक्टिंग करना। मुझे तो पता ही नहीं था कि मतीउल्लाह जान के साथ क्या हुआ, तो मुझे तो पता ही नहीं अब सार आलम को गोली लगी। तो ये बातें एक्टिंग और वैसे तो ये भी नहीं पता था कि अलीम खान को जो है जेल में डाल दिया गया। हाँ जी, वो ने पता नहीं होता, और वो जो कैंडिडेट बनता था वजीर आला का, वो उसे जेल जाना नहीं, जो खुद ना भी बनता, जिसके होने का चांस भी होता। और सफ्तार खान, मेरा ख्याल है कुछ टाइम लगेगा, 5-4 साल में लोगों को समझ आनी शुरू हो जाएगी कि इमरान खान, मैं अब आजकल वैसे जो कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि वो बड़े प्रेशर में है। ये जो ऑडियो वीडियो लीक्स है ना, इसकी वजह से भी बड़े प्रेशर में है। खैर, ऑडियो लीक से तो परवेज इलाही साहब की ऑडियो लीक फवाद चौधरी के बारे में जो आई है, मेरा ये गुमान है कि ये फवाद चौधरी को केस को इसीलिए उठाया गया क्योंकि इमरान खान की इद्दत वाला मामला दोबारा से खड़ा हो गया, और उस खबर को दबाने के लिए इसको इतना हाईलाइट, इतना इन्होंने शोरगुल किया है, इतना रौला डाला है कि डाइवर्जन क्रिएट हो जाए, क्योंकि मुफ्ती सईद साहब दोबारा जो है, बल्कि पहली दफा बड़ा धमाकेदार इंटरव्यू उन्होंने दिया, और उसके बाद फिर अभी ओन चौधरी साहब जो हैं वो बड़े करीब रहे हैं, तो उनके जो आ रही हैं कभी जावेद चौधरी को जो उन्होंने बातें बताई हैं, तो उसको डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने ये सारा काम किया। बट कमिंग टू द पॉइंट कि फवाद चौधरी, देखिए मुझे ये हमने उस वक्त भी मजम्मत की जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, आज भी कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होगी हम उसकी कंडेम करेंगे। ये फवाद चौधरी का केस बहुत सिमिलर निहाल हाशमी से है। निहाल हाशमी से बहुत रिजेम्बलेंस रखता है, और निहाल हाशमी ने उन्होंने इनफैक्ट नवाज शरीफ के खिलाफ जो कैंपेन चलाई, तो जो चल रही थी, वो इनफैक्ट निहाल हाशमी की स्टेटमेंट ने उन लोगों को, उस तबके को मदद फराहम की, कि उसको फ्यूल फराहम किया कि वो इस कैंपेन को मजीद आगे लेके जाए। बड़ी नालायक, बड़ी नाकबतंदेश स्टेटमेंट थी, और उस स्टेटमेंट के पल्ले भी कुछ नहीं था, लेकिन उनके इबरत का निशान बना दिया गया। अब ये जो बात है ना, ये फवाद चौधरी का जो केस, ये सिर्फ स्टेटमेंट नहीं है। और अब आप गौर करें फवाद चौधरी के केस में, फवाद चौधरी की आज की क्या स्टेटमेंट है कि ये जो मैंने बयान दिया, ये मेरा बयान नहीं है, ये मेरी पार्टी पॉलिसी है। अच्छा, उसका सबूत ये है कि इस इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ और उनके मेंबर्स के खिलाफ बाकायदा ट्रेंड्स चलते रहे। इमरान खान उनके नाम लेकर उनकी तौहीन करते रहे, और उस तौहीन के अलावा इमरान खान को तौहीन अदालत का नोटिस भी हुआ है, इलेक्शन कमीशन की तौहीन की हुई है। तो इसका मकसद ये है कि ये एक पार्टी लाइन है। और आप देखें कि वो मुंशी वाला ट्विटर ट्रेंड बना फवाद चौधरी के खिलाफ। जब फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया तो इलेक्शन कमीशन को बाकायदा मलाइन किया गया। तो मुझे ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स और ये दूसरे लोग, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अगर उन्हें उनके अहले खाना को कोई धमकी देगा तो क्या वो कानून का सहारा नहीं लेंगे? और अगर वो कानून का सहारा नहीं लेंगे तो वो किस चीज़ का सहारा लेंगे?
तो उन्होंने अपनी एफआईआर दर्ज करवाई है। हाँ, उसमें आप कह सकते हैं, हम पाकिस्तान में रहते हैं, कि जिस तेज़ी से वो एफआईआर दर्ज हुई, जिस तेज़ी से वो एफआईआर में फवाद चौधरी गिरफ्तार हुए, तो उसमें ज़रूर है कि पीछे कोई हाथ हो सकते हैं, लेकिन ये हम हक एक पाकिस्तानी शहरी और एक ऑफिशियल से कैसे ले सकते हैं? उसके पास अपने बच्चों की सेफ्टी का और क्या मतलब, और वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी अपनी परफॉर्म कर और रहा वो है। परफॉर्म कर रहा है, और आप लोग ऑफ द रिकॉर्ड उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। उनसे ऑफ द रिकॉर्ड परवेज इलाही ने अभी कुछ दिन पहले उनसे मीटिंग की ख्वाहिश का इजहार किया, उन्होंने एक ब्यूरोक्रेट के जरिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मना कर दिया। इमरान खान ने ऐसी बहुत सारी कोशिशें की, क्योंकि जाहिर है लोगों की तवज्जो तो हटाई जा रही है, लेकिन फॉरेन फंडिंग केस बहरहाल इमरान खान के गले का हार है। सो फवाद चौधरी का जो केस है, वैसे इंटरेस्टिंगली ये इसकी तेजियां तो अपनी जगह हमें नजर आती हैं, लेकिन हम मोहसिन बेग के केस की तेजियां क्यों भूल जाते हैं? हाँ जी, हम ना भी भूलें, लेकिन ये एक जेन्युइन केस है कि क्या फवाद चौधरी ने थ्रेट नहीं किया कि हम आपके घरों तक आएंगे? तो उसको उन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट देने की कोशिश की कि जी उसको मुंशी कहा इसलिए उन्होंने कहा, लेकिन मुंशी भी क्यों कहा, लेकिन आपने बाकायदा उन्हें धमकी दी है उनके अहले खाना। थैंक यू सो मच तौसीफ साहब। हम लोग आपसे इजाज़त लेंगे, लेकिन इस चीज़ के अंदर दोबारा से एक चीज़ आखिर में ऐड करते जाएं कि कोई भी सरकारी अफसर जो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहा हो, उसको रोकने की अगर कोशिश की जाए, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर हैं, चाहे जजेस हैं, चाहे जो भी हैं, और धमकाया जाए उनके ख़ानदानों को, तो उसके ऊपर रिएक्शन आना एक जायज़ बात है। ये अलहदा बात है कि क्या कि उसके बाद पुलिस कैसे रिएक्ट की और किस किस्म की एफआईआर्स हुई, लेकिन उनका रिएक्शन एक बिल्कुल जायज़ रिएक्शन है। आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।